नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस बार रेलवे एग्ज़ाम के लिए ज़ोर शोर से लगे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से। इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी होगा, उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रत्येक चैप्टर से जितने सारे प्रश्न हो सकते हैं, यानी अगर पहला चैप्टर का नाम अगर बताऊं तो यांत्रिकी चैप्टर, जिसमें से करीब मैंने 220 प्रश्न को तैयार किया है। और 220 प्रश्नों के जो इसमें प्रश्न है उसमें से ये क्या है कि जैसे जितने सारे रेलवे द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं अभी तक, उन सारे प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है। तो आपको कहीं से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप उसको भी ध्यान देखें, लेकिन एक बार आप वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग लमसम 100 प्रश्न को कवर करेंगे, और जो बाकी बचेगा 120 क्वेश्चन वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये रेलवे एग्ज़ाम होने तक करीब करीब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर जितने आपका जीएस सब्जेक्ट है या फिर करंट अफेयर है, सब आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है आप उसको लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इसमें से द्रव्यमान जो है जड़त्व का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मिलान करने वाला है, चलिए इसको मिलान कर देते हैं। ए में है सूची 1 में उच्च वेग, बी में है तरंग दैर्ध्य, सी दाब, डी ऊर्जा। सूची 2 में उसका सूची 2 में पहला मैक, एंगस्ट्रम, पास्कल और चौथा में जूल इसका मात्रक दिया हुआ है। चलिए इसको मिलान कर देते हैं हम लोग। सबसे पहला उच्च वेग का देखें अगर तो उच्च वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मैक। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। और ऊर्जा का जूल। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, जिसमें सूची 1 में दिया हुआ है आपका जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। एक तरफ धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। इसका मात्रक क्या है? जैसे धारा का मात्रक क्या है, सामर्थ्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, फिर विभवांतर का मात्रक क्या होता है, और उसके बाद ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। फिर इसको मैच करते हैं। अगर जूल की बात करें, जूल किसका मात्रक होता है? इसको तीसरा मिलाइए, कार्य का मात्रक जूल हो गया, ठीक है। और एम्पियर किसका हो जाएगा? धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। वाट का मात्रक सामर्थ्य। वाट का मात्रक क्या हो जाएगा? सामर्थ्य हो जाएगा। और डी नंबर का वोल्ट का विभवांतर, और ऊष्मा का कैलोरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी मिलान करने वाला है। एक तरफ है भौतिक राशि, दूसरी तरफ उसकी इकाई दिया हुआ है। भौतिक राशि में त्वरण, बल, कार्य
आवेग, उसकी इकाई में क्या है, जूल है एक तरफ, फिर दूसरा में न्यूटन सेकंड, तीसरा में न्यूटन और चौथा में न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको मिलान कर देते हैं। तो त्वरण की इकाई क्या होता है, त्वरण की इकाई हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। दूसरा में क्या है, बल, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन। तीसरा है कार्य, कार्य का जूल, और क्या बचा, आवेग, आवेग का इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से आप बताएं कि इसमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, न कि समय का। इसे आप ध्यान रखिएगा। पारसेक की इकाई क्या होती है, पारसेक की इकाई क्या होती है, या फिर पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की, दूरी की इकाई क्या है, पारसेक, दूरी की इकाई पारसेक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला है डेसिबल, जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल। आप इसको देखिए। दूसरा दिया हुआ है शक्ति की इकाई अश्व शक्ति, ये सही है, ये भी सही है। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। और सेल्सियस, उसमें की इकाई क्या होती है, जूल होती है, न कि सेल्सियस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फलस का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। ज्योति फलस का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है किसकी, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल, दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल। अगला क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक है किसका, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। इसे आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, यानी जूल किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल, ऊर्जा की इकाई जूल होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बल का इकाई क्या होते हैं और दाब का इकाई क्या होता है। अगला क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। कब, 1971 में। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, मतलब हर्ट्ज से किससे मापा जाता है, तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति किससे मापते हैं, हर्ट्ज से, यानी Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। विद्युत मात्रा इकाई है किसकी, एम्पियर। एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत मात्रा की। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति को किससे मापते हैं, डायोप्टर में। अगला क्वेश्चन, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मतलब डेसिबल में हम लोग क्या मापते हैं। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं, डेसिबल से।
ध्वनि की तीव्रता को किससे माप लेते हैं हम लोग? डेसिबल से। अगला क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? करंट। करंट को हम लोग किससे मापते हैं? एम्पियर में। अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? यंग प्रत्यास्थता का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान एक समान विमीय सूत्र नहीं है? इसमें से बताइए। बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र, समान इसका विमीय सूत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? एक खगोलीय इकाई संबंधित होती है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से। किससे? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है, यानी विमाहीन राशि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकृति। यह विमाहीन राशि है। क्या है? विकृति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है और बाकी सब सदिश राशि है। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? ऊर्जा आपका अदिश राशि है और ये दोनों सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? संवेग एक सदिश राशि है, बाकी यह तीनों अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऐसे सब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कई भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इसमें सदिश और अदिश में जरा भी कन्फ्यूजन ना करें, इसको आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। इनमें से आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए सदिश है, बाकी सब अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? द्रव्यमान व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका सही सूत्र हो जाएगा A = V - U/T। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। संवेग और गुना वेग क्या होता है? द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का।
फलांग के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने सारे क्वेश्चन है इसमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप अगर प्रीवियस अगर आप क्वेश्चन है आपके पास तो आप उसको देखें और उसमें मैच करें कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए आप वीडियो को स्किप तो करें ही नहीं, ज़रा भी स्किप ना करें इसको, और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न है 34, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। किस स्थिति में? बैठी स्थिति में। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? एक लड़की झूला झूल रही है, बैठ के वह अचानक खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घूर्णन करती एक गोल मेज होगा पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, जैसे घूम रही है, अचानक एक लड़का आकर इस पर धम से बैठ गया तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, जैसे जा रही है, इसको दोगुना करके इसको कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जैसे कोई बस चल रही है, उसके चाल को अगर हम दोगुना करते हैं तो उसकी क्या हो जाएगा? वो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? इसे आप लोग 10वां से पढ़ रहे होंगे या 8-9 से ही, और ना जाने कितनी बार इसको पढ़ लिए होंगे। तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। उनका दूसरा और तीसरा नियम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के कौन से नियम? तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होती है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण? पहला, दूसरा या तीसरा नियम?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में तैरना न्यूटन के गति का तीसरा नियम के कारण हम लोग जल में तैर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य करता है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है न्यूटन का है, लेकिन यह कौन सा नियम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा आती है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से। न्यूटन गति का पहला नियम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गाड़ी खींचता घोड़ा, यदि गाड़ी खींचता हुआ कोई घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ये चारों ऑप्शन को आप सही से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि ऑप्शन में कितने कम डिफरेंस दिया हुआ है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। पृथ्वी द्वारा घोड़े के आरोपित मतलब पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण घोड़ा आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। यह इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? कोई बस जब जा रही है तो अचानक से ब्रेक लगाती है तो ये आदमी बैठा आगे की ओर झुकता है, तो यह न्यूटन के किस नियम से हम इसको समझा सकते हैं, या फिर किस नियम के कारण यह आगे की ओर झुकता है, या किस कारण से यह आगे की ओर झुकता है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम के कारण, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब कोई बस एकाएक चलना आरंभ करती है या फिर एकाएक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की ओर झुकते हैं, और जब ब्रेक लगाती है तो पीछे की ओर झुकते हैं। अगला क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन का तीसरा नियम पर। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे, कोई घोड़ा एकाएक चलना आरंभ कर देता है तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? उसका कारण क्या है? विराम जड़त्व। कोई अश्व एकाएक चलना आरंभ कर दे ऐसे, इसका ये तो यहाँ कोई बैठा आदमी है तो यह गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों औने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? कोई बॉल भी तेजी से आ रही है, यहाँ कोई कैच लेने के लिए बैठा है तो ये अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है ये? ताकि बॉल विश्राम स्थिति में आ सकती है, इसीलिए वो अपने हाथों को पीछे से खींच लेता है, पीछे की तरफ। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल है किसका? बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित
क्या परिवर्तन होता है? उसका भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर यहाँ उतरेगा तो उसका भार कम हो जाएगा। किस कारण? वहाँ क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इस कारण वो वहाँ पे भारहीन महसूस करेगा, लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये रहा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये ध्रुवों की ओर इस तरफ, या आपका दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होगा। कहाँ पर अधिकतम होगा? जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे तो वजन में वृद्धि होती जाएगी और ध्रुवों पे आके वह सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में, कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल क्यों जाता है, या फिर क्यों वहाँ पर उछलता है ज़्यादा? वो कोई व्यक्ति चंद्रमा की सतह पे ज़्यादा तेज उछलता है पृथ्वी के सतह की तुलना में, यह किस कारण से? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्या होता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए व्यक्ति चंद्रमा की सतह पे ज़्यादा ऊंचाई पे उछल सकता है, मतलब ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है। किसके तुलना में? पृथ्वी की तुलना में। अगला क्वेश्चन, 20 केजी के वजन, मतलब 20 किलोग्राम के वजन को जमी के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? 0 जूल, यानी 0 जूल। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कौन सा कार्य करता है? कोई कार्य नहीं करता है। एक व्यक्ति, मान लीजिए दीवार है, कोई व्यक्ति इस पे धक्का दे रहा है अपने हाथों से, मगर इसमें वो कुछ परिवर्तन नहीं कर पाता है दीवार में, तो इसका मतलब वो कोई कार्य नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? कोई व्यक्ति, मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ से कोई व्यक्ति ऊपर क्यों जा रहा है, तो यह आगे की ओर झुकता है। क्या कारण है इसका? ताकि उसकी स्थायित्व बढ़े या फिर अपने स्थायित्व को बढ़ाने हेतु आगे की ओर झुकता है वो। अगला क्वेश्चन, पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार कहाँ पे है। क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्या कारण है उसका? कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। ठंडी की जो रात होती है, ज़्यादा ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। किस कारण? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए ठंडी की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि, मतलब पानी से भरी जो उसका ढक्कन होता है बोतल का, उसको लगा रखने पर यह टूट जाती है।
क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। आप देखिएगा कि अगर कोई बोतल में आप पानी भर के उसको आप फ्रिज में रखते हैं, उसको अगर आप ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं तो वह जम मतलब कुछ घंटे या कुछ दिन के बाद अगर आप उसको देखते हैं तो वह फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद जल का आयतन बढ़ जाता है, इस कारण बोतल फट जाती है। अगला क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? किसी जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। देखिए 4 डिग्री के तापमान पर जल का अधिकतम तापमान होता है कितना? 4 डिग्री। अगर 9 से कम होगा तो पहले घटेगा ये, फिर बाद में 4 पे आगे बढ़ जाएगा, फिर घटेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि पहले इसका आयतन घटेगा और बाद में फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? एक झील में, जैसे मान लीजिए झील है, इसमें कोई एक नाव है, ऐसे एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित जो पानी था वह कितना नाव द्वारा विस्थापित किया गया? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील में पानी की सतह के नीचे है, कितना किया है? जितना जगह नाव पानी के अंदर छेका है उतने भार के बराबर वह पानी को विस्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? मान लीजिए कोई ये कालीन है, इसको हम छड़ी से पीटते हैं या फिर डंडे बरसाते हैं, तो इस पर कौन सा नियम लागू होगा? न्यूटन की गति का पहला नियम या फिर जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्या कारण है? कोई ये सड़क है और कोई ये बर्फ है, इस पे चलना कठिन होता है सड़क की अपेक्षा, उसका कारण क्या है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में, मतलब खुरदरे सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसका क्या कारण हो जाएगा? पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसलिए रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लकड़ी की सिलेंडरा यानी लकड़ी का कोई ये पार्ट देख लीजिए आप, कारपत्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। अगर आप इसको खींचते हैं तो उसमें ज़्यादा भार देगा और इसको अगर आप लुढ़काते हैं तो फिर ज़्यादा मतलब कम भार देगा। आप इसको ऐसे समझिए कि कोई गैस का सिलेंडर है ये, आप अधिकांश देखते होंगे कि इसको धक्के मार के पैर से आगे की ओर ले जाता है, मैंने घुड़का के इसको लुढ़काना, ये नहीं कि इसको खींचते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि लुढ़कन अवस्था जो है घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जल स्तर क्या होगा? कोई मान लीजिए नदी है, छोटी सी नदी, इसमें कोई जहाज चल के, ये समुद्र बहुत बड़ा समुद्र है, यहाँ पे कोई समुद्र में कोई जहाज आता है तो इसके जल स्तर में क्या होगा? इसका जल स्तर थोड़ा ऊपर जाएगा। क्या होगा? थोड़ा ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? अगर किसी लोहे के सामान को हम मतलब पानी में उसको डुबाएंगे तो वह सीधे आके नीचे डूब जाएगा, लेकिन इसको जब पारे में आप फेंकिएगा तो वह तैरने लगती है। इसका कारण क्या है?
क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होने के कारण वह पानी में डूब जाता है और पारे से कम होने के कारण वह पारे में तैरता है। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि लोहे का घनत्व कितना होता है और पारे का घनत्व कितना होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है यानी कमी होती है। यह कमी कितना होता है? जब किसी ठोस को हम पानी में भिगोते हैं या डुबाते हैं तो उसके भार में ह्रास होता है, तो यह ह्रास कितना होता है? यह ह्रास विस्थापित पानी के भार के बराबर। कितना ह्रास होगा? जितना पानी वह विस्थापित करेगा उसके भार के बराबर। बर्फ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। मान लीजिए गिलास है, एक में आप पानी भरिए, पानी, और दूसरे में एल्कोहल। अगर आप इसमें बर्फ़ देते हैं तो इस पर तैरिएगा क्योंकि पानी से हल्का होता है बर्फ़, लेकिन ये एल्कोहल में डूब जाएगा क्योंकि यह एल्कोहल से भारी होता है। अगला क्वेश्चन, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में तैरती है। इसका कारण क्या है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। कोई स्टील की गोली है वो पारे में तैरती है, उसका कारण क्या है? पारा का घनत्व स्टील की अपेक्षा कम होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पारा का घनत्व क्या होता है और स्टील का घनत्व क्या होता है। अगला क्वेश्चन, एक लोहे की गेंद पारे या मरकरी से, एक लोहे की गेंद जो है मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? गेंद का मतलब लोहे की गेंद का, जब एक लोहे की गेंद को हम एक बाल्टी में मतलब मरकरी से भरे या पारे से भरे एक बाल्टी में डुबाएंगे तो क्या होगा? यह पारा की सतह पे तैरेगा ऐसे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया है तो अगला क्वेश्चन ये आप देख लीजिए। हाँ, 75, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कितना? 4 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। यानी उसका आयतन चेंज हो जाएगा, भार भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी चेंज होगा, लेकिन घनत्व उसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? कोई तैराक है, ये छोटी सी नदी है या तालाब है, लेकिन ये बहुत बड़ा ये समुद्र है, इसको इसमें से ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वह साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए तैराक को नदी के तुलना में समुद्र में तैरना जो है आसान लगता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? मतलब वायुमंडल में ये बादल तैरते हैं, उसका कारण क्या है? निम्न घनत्व। वायुमंडल में बादल के तैरने का क्या कारण है? निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करके आइस वर्ग का कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर रहता है? ये मान लीजिए कोई समुद्र है बड़ा सा, इसमें कोई ये बर्फ़ का चट्टान है, इसमें ये तैर रहा है, तो इसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग इसका समुद्र की सतह से ऊपर रहता है और बाकी
समुद्र में डूबा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। बांध के नीचे की दीवार एकदम मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए बांध की दीवार नीचे मोटी बनाई जाती है। किस कारण से? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, सॉरी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर, सॉरी दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन, चौराहों पर पानी के फुरादे में गेंद नाचती है। कोई आप मान लीजिए चौराहा है, यहाँ पे पानी का फव्वारा मारेंगे तो कोई गेंद यहाँ पे कभी इधर कभी उधर जाएगी। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचते रहती है। अगला क्वेश्चन, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा अगले तल से पिघलता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा अगले तल से पिघलता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि निचला तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घटता है, मतलब उसका गलनांक घटा रहता है। क्या कारण है? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसलिए शीर्ष की अपेक्षा वह नीचे की ओर ज़्यादा पिघलता है। अगला क्वेश्चन, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। कोई व्यक्ति मान लीजिए दलदल है नीचे बहुत ज़्यादा, इसमें से कोई व्यक्ति ऐसे फंसा है, ये रहा ऐसे, तो इसको लेट जाने की सलाह दी जाती है कि भाई तुम ऐसे लेट जाओ, ये भाग इस तरफ कर दो ऐसे करके। क्या कारण है उसका? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, तो व्यक्ति नीचे की ओर, मतलब ये दलदल में के अंदर नहीं जाएगा। क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए किसी व्यक्ति को जो दलदल में फंसा है उसको लेट जाने की सलाह दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। जैसे ये बर्फ है, इसको दोनों को आपस में दबाइए कंप्रेस करके थोड़ा, तो आपस में ये चिपक जाएंगे। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इधर से दाब दीजिए, इसमें इस तरफ से भी दबाइए, और बीच का फिर क्या हो जाएगा? गलनांक घटता है, इसलिए वह चिपक जाता है एक दूसरे में। अगला क्वेश्चन, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की छतें उड़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई घर है ऐसे, ये आपका फूस है या फिर टीन का दिए हैं, तो आंधी आई, ये फिर पूरा पूरी उड़ गया इस तरफ। क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि फूस की सतहें तेज वायु में स्वतः उड़ जाती है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, रेल की पटरी के नीचे, रेल की पटरी, ये मान लीजिए पटरी है, इसके नीचे ये निचला भाग ऐसे, ठीक है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। चौड़ा सा पट्टी ऐसे आप देखे होंगे, ऐसे लगाई जाती है, जिससे कि क्या होगा? रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम होगा। इसलिए रेल के पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है ताकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून आने लगता है। यानी पहाड़, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, इस पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे उसका मतलब मुंह और नाक से ब्लड निकलता है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ऊंचाई के साथ, मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई के साथ, मतलब ऊंचाई जैसे जैसे आप ऊंचाई को जाइएगा तो वहाँ का वायुमंडलीय दाब क्या होगा? ये घटते जाएगा। इसीलिए कभी कभी व्यक्ति के नाक से या फिर मुंह से ब्लड निकलता है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही रिसकर बाहर आती है।
हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही वो रिस कर धीरे धीरे बाहर आने लगती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इसलिए फाउंटेन पेन की स्याही मतलब बाहर निकल आती है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मान 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पानी उबलना स्टार्ट करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः वह उबलने जो उसका बिंदु होता है वो उसके नीचे आ जाता है। इसलिए 100 डिग्री के नीचे भी वहाँ पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले जैसे मान लीजिए साबुन जब आप नहाते होंगे तो फिर ये कोई आप देखिएगा बड़ा सा एक बैलून टाइप का छोटा सा जो वो चमकदार होता है, उसके अंदर में हवा भरी होती है, उसका दाब कितना होता है? उसका दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जैसे कोई सड़क है कीचड़ युक्त, कभी काल आप गिरे भी होंगे बाइक से, साइकिल से या फिर ऐसे, उसका कारण क्या है गिरने का? कारण ये है कि उसमें घर्षण की कमी है, कम घर्षण है, इसलिए हम वहाँ पे फिसल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किसका संकेत है? को मान लीजिए ये बैरोमीटर है, इसका पारा अचानक से नीचे क्यों गिर जाता है तो यह किसका संकेत है? इसका संकेत है कि आंधी का और झंझावात का संभावना, आंधी का झंझावात की संभावना। और जब इसका पारा अचानक से ऊपर गया तो मौसम साफ, जब इसका पारा धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो फिर ये आपका बारिश वगैरह का मौसम होता है उसे। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। हाइड्रोजन गैस से भरा एक गुब्बारा पॉलीथीन का मतलब एक गुब्बारा है, उसको पृथ्वी के तल से छोड़ते हैं तो वायुमंडल के ऊंचाई में जाने से क्या हो जाएगा गुब्बारा का? जैसे यहाँ छोड़ा ये यहाँ तक ऊपर आ गया, मान लीजिए यहाँ गुब्बारा आ गया, तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा? गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाएगी। किसमें? अमाप में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होता है? मतलब समतल भूमि की अपेक्षा अगर पर्वत पे चढ़ते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। किस कारण से? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो उसका वायुमंडलीय दबाव घटता है और आपकी ऑक्सीजन की जो वो क्षमता है वो मतलब बढ़ जाती है लेने की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, जब फ्लोटिंग वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इसलिए उसका पारा गिर जाता है। अगला क्वेश्चन, उड़ने से पहले हवाई जहाज़ को रनवे पे दौड़ाया जाता है। उड़ने से पहले ये कोई हवाई जहाज़ मान लीजिए ऐसे है, इसको रनवे पे दौड़ाया जाता है, यहाँ पे व्हील है पूरा स्पीड से। क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, ताकि वो उड़ सके। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का कोई गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि
क्या कारण है उसका? वायु दाब घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा कोई गुब्बारा अगर उसका यहाँ छोड़िएगा तो यहाँ आके फट जाएगा, क्योंकि वायु दाब वहाँ पे घट जाता है इसलिए फट जाता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, जो जाहिर सी बात है स्टूडेंट ही होंगे, तो आप लोग खाना बनाते होंगे बहुत सारे लोग। तो कुकर में जल्दी बनता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए कुकर में खाना जल्दी पकता है। ये टोटल हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। यहाँ टोटल इसका 220 क्वेश्चन है, जिसमें से अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन, इतने सारे मज़ेदार क्वेश्चन और इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब रोचक क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम लोग 120 प्रश्न जो शेष बचे हैं उसको वहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, और जितने सारे मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं तो उसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।